मैं हूं आमिर मतीन और मेरे साथ इस प्रोग्राम के होस्ट रऊफ क्लासा न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। क्लासा साहब, आप अभी मैनहट्टन में बैठे हुए ज़रा अमरीकी लाइफस्टाइल देख रहे हैं। यहाँ के प्रॉब्लम थोड़े से आपको छोटे लग रहे होंगे, मगर आपको पता है यहाँ के छोटे कभी भी छोटे नहीं होते, बहुत बड़े हैं। तो आपको आज के मैं बड़े मसाइल बता दूं कि हम आज डिस्कस करेंगे कि नैब ने आज नए 29 केसेस भिजवा दिए। आगे शक किया जा रहा था कि जनाब काफ़ी सारे बड़े केसेस इन्होंने नहीं भेजे, तो अब लिस्ट 150 की हो गई है। हम डिस्कस करेंगे आज कि ये इज इट अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट कि नहीं। दूसरा, हम आपका फेवरेट टॉपिक जो शायद आप ही ने ज़्यादा इस पे शोर मचाया, वो चीनी का केस है कि ये चीनी के मालिकान ने आज कायमा कमेटी में नेशनल असम्बली के उन्होंने ये कहा है कि इस केस को रेफ़र कर दिया जाए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, क्योंकि ये गैर कानूनी गठजोड़ करके जो है ना चीनी को कंट्रोल करते हैं। मगर सबसे पहले मैं आज आपको प्रेस गैलरी का थोड़ा सा वो झलक दिखाना चाहता हूँ कि आज असम्बली का जो सेशन हुआ, तो पीटीआई बेचारी, पहले तो उनके तरले किए जा रहे थे कि आप वापस आ जाएं, और वो जब अब आ गए हैं तो उनकी एक सख्त लफ्ज़ है, मगर वो छितरौल जिसे कहते हैं ना, छितरौल होती रही सारा दिन, और उसमें सभी मिले हुए थे। उसमें पीएमएलएन बड़ा एक कैटी किस्म का उनका रोल था कि वो ऊपर से एक्टिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, अच्छी बात है, वापस आ गए, मगर खुश हो रहे थे। बैक बेंचेस आप लगा रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है कि इनके साथ ये शलवारें टांगते थे जंगले पे, और ये यहाँ पे जो है अंदर घुस गए थे, और ये वो सारा, और काफ़ी कुछ चीज़ों में जायज़ भी था। ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान और एमक्यूएम की ये तहरीक थी, वो तो कर ही रहे थे, मगर वो पीटीआई वाले बेचारे बड़े दुबक के शर्मिंदा चुप करके बैठे हुए थे। और मुझे वो मेरा ख्याल शुएब बिन अजीज साहब का वो शेर है कि वो जो क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मुझे वो याद आ रहा था। मगर बहरहाल उसमें आज इतनी ज़्यादा उनकी बेचारों की चित्रौल हो रही थी कि उसमें जोश जज्बात में फॉर एग्ज़ाम्पल रशीद गोडेल साहब ने एक पूरी तकरीर तो की, साथ में उन्होंने बताया कि वही सारी मंजर कशी की, और आज से 1 साल का सारा कि क्या समा था और किस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कैसे इसकी तफ्तीश को नुकसान पहुंचाया गया। मगर उसमें वो महमूद खान अचक साहिब ने सही टोका, उन्होंने कहा जनाब वो सारा तो चल रहा था, पर हर सियासी पार्टी अपना सियासत भी कर रही थी, और एमक्यूएम भी तारुल कादरी को खाना यही आप लोग भी भिजवा रहे थे, तो इतनी भी ना तकरीर करें। तो मैं चाह रहा हूं कि वो आपको भी साल एक चूंकि हो गया है, तो आपका तबसरा चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, किस हद तक जायज़ है और किस हद तक नहीं। आमिर, बड़ा आपने अहम आज टॉपिक को पिक किया है, और पर्टिकुलर जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और एक वो कहते हैं ना कि चेन ऑफ इवेंट्स यहाँ पे शुरू होकर ट्रिगर हुआ है, उसमें जो आज जो सेशन था कौमी असम्बली का, बड़ा अहम सेशन था। एक दो चीजें इसमें बड़ी अहम है, मैं चाहूंगा कि मजीद आप इसको एलाबोरेट करें, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, सीन पे मौजूद थे, और मुझे यकीन है आपके पास भी बहुत कुछ अभी मजीद शेयर करने का होगा। जो अहम चीज है मेरा ख्याल इसका आइंदा लॉन्ग रन जो है वो पीटीआई को फायदा होने वाला है। वो जो इनके लिए तबाही तो हुई है, इनके लिए आप कह सकते हैं सियासी तौर पर बर्बादी तो हुई है, इनको बहुत सारी एम्बेरसमेंट भी हुई है, इनका फॉलोअर्स भी इनसे थोड़ा सा वो नाराज भी है, और उसका अब नाराजगी का रुख जो अब आप देखेंगे कि पहले उनका हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ हुआ है, या जो जुडिशल कमीशन था उसकी तरफ उनकी तोपों और गन्नों का रुख किया है कि शायद आपने धांधली के मामले में हमें इंसाफ नहीं दिया। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो सारी ये तोपे हैं, गन्ने जो है, जो जितने भी हामी हैं इन तहरीक इंसाफ के, अब इनका रुख जो है वो पार्लियामेंट की तरफ होगा, जो सियासी तौर पर सियासतदान जो बैठे हैं उनकी तरफ होगा। एक चीज मेरा ख्याल हुकूमत गलत कर रही है। वो ठीक है कि वो ये पीटीआई के जो कहते ना कसर, तो पीटीआई ने भी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी दुनिया जहां के इल्जाम लगाए, उन्होंने भी वहां पे ये भड़के मारी। इमरान खान साहब ने अच्छी खासी सख्त जबान इस्तेमाल की नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ, लेकिन इवन देन हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं, हुकूमतों ने आके पार्लियामेंट को चलाना होता है, उन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलना होता है, उन्होंने हुकूमत करनी होती है। अगर ये भी बैठ के बचकाना स्टाइल में, जैसे गली मोहल्ले में या थड़े पे बैठते हैं ना लोग, और एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं और एक दूसरे पे टांट कर रहे होते हैं, हुकूमतों को एक काम सूट नहीं करते, बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए था। 4 महीने तो ये उनकी मिलते करते रहे कि पार्लियामेंट में आए, आप बैठ के यहाँ पे डिस्कशंस करें, बातचीत करें, और फिर यहाँ पे सारे मामला हल होंगे। अब जो ही वो वापस गए, अब आपने कहा नहीं जनाब कि आप तो बड़े गलत लोग हैं, आप देखें आपने फला वक्त ये किया, आपने फला वक्त ये किया। इसका लॉन्ग टर्म में पीटीआई को फायदा होगा। एक तो ये मेरा ख्याल है एक रिवेंजफुल अपोजिशन बन सकती है
इनके पास 2-3 बड़े अच्छे लोग हैं जो पोजीशन का रोल अदा कर सकते हैं, अगर वो मजीद अपने आप को आकर बेहतर करें। असद उमर है, मैं आपको पता है हमेशा उनकी बात करता हूँ कि पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे आरफ अलवी साहब हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा वहां पर अपना काम करते हैं। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी वैसे तो खुशाइन बात है और हम सब उम्मीद रखते हैं कि वो अपना ये पॉजिटिव रोल, मुस्बत रोल एक अपोजिशन का किरदार अदा करें। मगर फिलहाल वो बेचारे डिफेंसिव पे हैं और ये बाकी पार्टियों को लगता है कि कैथारसिस नहीं हो रहा कि जब तक इमरान खान खुद नहीं आएंगे और ये उनके सामने इस तरह के जुमले नहीं कसेंगे तो इनकी तसल्ली नहीं होगी। और आपने बड़ी सही बात की है कि इनको एक पहलू तो ये वाला था कि ठीक है उन्होंने थोड़ी सी तज़हीक की पार्लियामेंट की, मगर अगर आपको याद होगा कि 1 साल पहले, क्योंकि अब हो गया है, तो पार्लियामेंट को उस जमाने में थोड़ा सा पार्लियामेंट के अंदर भी एहसास था, मीडिया में भी एहसास था कि पार्लियामेंट की भी बड़ी कोताहियां हैं। पार्लियामेंट एक डिसफंक्शनल, एक रबर स्टैम्प वाकई बन गई है। और आपको और मुझे वो मेरा ख्याल तकरीरें याद हैं कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल रजा रब्बानी साहब ने एक बड़ी तकरीर की थी कि जनाब हम जो है पॉलिटिकल एलीट जो है इररेलेवेंट हो गई है, हम इस मुल्क के मसले जो कि मुक्तदर तबका बिल्कुल हाईजैक कर गया है, ये अवाम की तमन्नों की तर्जमानी नहीं कर रहे, बड़े बड़े डायलॉग थे। और आपको याद होगा कि एतजाज हसन साहब ने भी बड़ी तारीखी तकरीर की थी कि शुक्र है आज इस धरने की वजह से PMLN को थोड़ा सा एहसास हो गया, पार्लियामेंट याद आ गई है। मगर आज मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पे इट इज बैक टू नॉर्मल ओल्ड रूटीन, इट इज बैक टू ओल्ड रूटीन कि वहां पे अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं आ रहे, कैबिनेट वाले कभी कभी इक्का दुक्का आते हैं और बैक बेंचर्स भी अभी लेजिस्लेशन से ज्यादा ये मजे लेने वाली बात में है। तो ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मगर ये बताएं कि ये अभी ये कब तक ये पुराने मामलात, आगे तो उन पे इल्जाम था PTI कि ये छोड़ते नहीं है, अभी तो ये हुकूमत नहीं इस तरफ आ रही, तो ये कब तक ये चलती रहेगी लड़ाई, आगे क्यों नहीं चल रहे? आमिर, आप पार्लियामेंट को 20-25 साल से ज्यादा हो गए कवर कर रहे हैं। ये मोस्ट नॉन सीरियस पार्लियामेंट आपने देखी होगी। आप मुझसे बेहतर इन चीजों को वहां पे जानते हैं, मैं खुद भी आता जाता हूं। आप मुझे बता दें इन 2 सालों में कितने सीरियस इश्यूज जो है इस पार्लियामेंट ने कन्फ्रंट किए हैं। जो भी मसला आता है वो कहते हैं जी कि APC बुला लेते हैं, 8-10 इन्हें चोजन अपने पीपल रखे हुए हैं, वही इस मुल्क की जमहूरियत पसंद है, उन्हीं को जमहूरियत का पता है, वही पार्लियामेंट के गार्जियन है, वो 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पे खाने चलते हैं, गप्पे होती है, मजाकें होती हैं। आप और मैं बैठ के सारा दिन यहाँ पे स्पेशल ट्रांसमिशन के चक्कर में बैठ जाते हैं। आज यहाँ पे APC हो रही है, आपकी पार्लियामेंट तो ऑलरेडी रेलिवेंट हो चुके, वहां पे झुकते होंगी, वहां पे एक दूसरे को ताने दिए जाएंगे, वहां पे एक दूसरे को बताया जाएगा शर्म करो, हया करो, बला बला, इस तरह की चीजें होंगी। जो चीज एक एज है, मैं उनके स्ट्रेंथ पे जाना चाहता हूँ। PTI को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता। एक तो सबसे बड़ी उनकी वीकनेस ये है कि ये नए लोगों को लेके गए, जो नए लोग तैयारी ही नहीं करते, वो 2 साल से दबे पे डर के सह के बैठे हुए हैं। इनके नंबर्स देख ले, 2 चीन के अलावा तो कोई बात नहीं करता। शाम को TV चैनल्स पे आपको सब नजर आते हैं। अब शफकत महमूद साहब को देख ले, कितने सीरियस और कितने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको पूरी गवर्नेंस का पता है, वो हुकूमत में वजीर रहे हुए हैं, वो वहां पे डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये मेंबर रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत बड़े आप कह सकते हैं काम निकाल रहे हैं। अब वो तो हुकूमत की वहां पे उनकी नाक में दम कर सकते थे। और मादरत के साथ आपको मैं उनका एडमायर भी हूँ और बहुत चीजों पे क्रिटिक भी हूँ। उन्होंने 2 सालों में शफकत महमूद साहब ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे हमें अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिससे पता चले एक बहुत पढ़ा लिखा समझदार एक्सपीरियंस आदमी जो है वो पार्लियामेंट में, जो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था। ऐसे सेम आप देख लें, मुझे 3-4 में नाम इसको ले सकता हूं कि PTI इफेक्टिवली पार्लियामेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये अपनी तनख्वाहें, बेल्स, वाउचर, ये टिकटें, मेडिकल दूसरे पार्ट्स गाड़ियां वगैरह, तो इनको आप कह सकते हैं इंटरेस्ट होगी। जो अहम चीज इन्हें नहीं समझ आ रही PTI के इनके लोगों को कि जनाब इस वक्त जितने भी स्कैंडल्स हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में, उनमें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लोग हैं, वजीर आजम तक शामिल है, जरदारी तक शामिल है, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, उसमें गिलानी साहब है, राजा साहब, लंबी लिस्ट है। बाबू आप सही कह रहे हैं क्लासेस साहब, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो ये हालांकि ये लोग शफकत महमूद, अलवी साहब और असद उमर साहब, ये उन चंद लोगों से जो एक्टिव हैं। मेरे लिए आज बड़ी तकलीफदेह बात थी कि आज पूरे मुल्क में, आपको पता है आधे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और पूरा साउथ पंजाब, पूरा आधा KP जो है उसके जद में है।
उसके ऊपर फोकस नहीं था, ये मजे लेने वाला सिलसिला चल रहा था। मेरा ख्याल इनको कम कर देना चाहिए। दूसरा, वो जो ये मुक्तदर तबके की हम जो बात करते हैं कि इन्होंने एक हाईजैक कर लिया हुआ है कि तमाम पावर लॉबीज वहां पे बैठी हुई हैं, अवाम की तर्जमानी नहीं कर रहे, और वो तेल का माफिया है, चीनी माफिया है। बल्कि हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो हम जिसकी तरफ एक वक्फे के बाद आ रहे हैं, वो उसी तेल माफिया की चीनी माफिया के मुतालिक है कि जनाब उन जिनके तमाम बड़े नुमाइंदे पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। तो एक वक्फे के बाद हम आपको उसकी तरफ लेके आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे चीनी पे, और हमारे साथ इस प्रोग्राम के होस्ट रऊफ क्लासा न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम असद उमर को पीटीआई के रहनुमा हैं उनको लाइन पे ले सकें, क्योंकि आज नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत के अंदर उन्होंने इस इशू को टेकअप किया। कमेटी भी थी जाहिर है वहां पे। बात ये निकली कि ये चीनी का मामला चल रहा था जिसपे कि मिल मालिकान पे ये इल्जाम है कि इन्होंने गैर कानूनी गठजोड़ करके, जिसे कैटलाइजेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इन्होंने चीनी का मुनाफाखोरी की है। और ये आज उस कमेटी ने ये रेफर किया है, ये सुजेस्ट किया है, ये मशवरा दिया है कि इसको जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया जाए कि ये इन्होंने मिलजुल के मुनाफाखोरी की है। और मुनाफाखोरी भी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, रमजान के महीने में चीनी की मुनाफाखोरी का है, जो कि वैसे ही एक तकलीफ दे बात है। और हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने रमजान के पैकेज के लिए इनको रिलीफ देने के लिए जो बाहर से चीनी मंगवाई जाती है उसके ऊपर टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी 22 रुपए की, ताकि बाहर से जो ये चीनी आएगी तो सस्ती ना हो जाए, तो इनको इनसे चीनी खरीदी जा सके। तो यूटिलिटी स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन ने इनसे 50,000 टन चीनी लेनी थी, जो कि इन्होंने नहीं दी। 40 कंपनियों को बुलाया गया और उसमें से सिर्फ 9 ने बिडिंग की, और वो बड़ी जो है जो बिडिंग की उसके अंदर भी उनको मुहैया नहीं की चीनी गई। तो आज असद उमर साहब की सरबराही में कायमा कमेटी ने इसको सुजेस्ट देखा सारे का। तो मैं ये असद उमर साहब से भी पूछूंगा, मगर उससे रऊफ क्लासा साहब क्योंकि स्टोरी को बड़ा टेकअप करते रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, उनका ब्रीफ रहूंगा। इसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लासा समझाएं कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन। क्लास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल थोड़ी सी ऑडियो का मसला है। तो इन द मीन टाइम में असद उमर साहब लाइन पे हैं शायद। असद, आपको मेरी आवाज आ? जी, मुझे आपको जी असद, ये मुझे समझाएं कि ये चीनी का मामला, जैसे आपने सुना होगा सारा दिन डिस्कस किया, आपने सुजेस्ट किया आज कमेटी के अंदर कि इसको कॉम्पिटिशन कमीशन में भेज दिया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि ये क्योंकि चीनी के तमाम जो बड़े लोग हैं, मिल ओनर्स हैं, वो पार्लियामेंट में ही बैठे हैं, ये पॉलिसी साज भी हैं, भी खुद ही हैं, और बेनिफिशरी भी कुछ ही हैं, तो ये क्या हो रहा है? चीनी का जैसे आपने कहा कि ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई थी और क्लासरा साहब ने खासतौर पे उसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी कि रमजान पैकेज के ऊपर पर जो कंट्रोवर्सी थी, तो इसलिए हमने उसको अपनी कायमा कमेटी के अंदर एजेंडा पे डाला था और बुलाया। तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने जो उसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन दी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी एक फैसला किया गया था कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बजाय यूटिलिटी स्टोर वाले खुद चीनी खरीदा करेंगे अब। और पिछले कोई 1.5 साल के अंदर 5 दफा बिड मंगाई गई और उसमें 4 दफा वो कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जो बिड्स मिली वो जो रेट थी मार्केट रेट उससे कहीं ज्यादा थे। तो मार्केट रेट पे अगर सब लोग मिलके बिड कर रहे हैं, ज्यादा है, तो प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं कि वो देखने में ऐसा लगता है कि फिर वो गठजोड़ से बिड की जा रही है, वरना तो जो मार्केट के अंदर रेट जा रहा है उसी के ऊपर वो बिड आनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर कोई तसल्ली बख्श जवाब क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें हमारे ख्याल में ये जरूरी है कि जो कंपटीशन कमीशन जिसकी जो कायम किया गया, जिसका मकसद ही यही है इन्वेस्टिगेशन करने का, उनके पास भेजी जाए। दूसरी चीज जो थी वो सिर्फ ये उन्होंने बताया कि ये सिर्फ चीनी के अंदर उनको मसला नहीं आ रहा है, ये और कमोडिटीज के अंदर भी उनको मसला आ रहा है, जहां उनको नजर आता है कि गठजोड़ से हो रहा है। वो खुद उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, करना चाहिए था। तो इसलिए हमने उनको कहा था कि सिर्फ चीनी नहीं, बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे भी आपको इस तरीके से बिडिंग नजर आ रही है, जहां कार्टलाइजेशन नजर आ रही है जो ज़ाहिर कानून के खिलाफ है,
तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका एक खास इदारा है कंपटीशन कमीशन, उनको रेफर करना चाहिए। तो एक तो ये पहलू था। दूसरा जो पहलू है, असल में थोड़ा सा अगर लूप में आपकी इजाजत से रऊफ क्लासर साहब को ले लूं, क्योंकि वो स्टोरी को उन्होंने ही ब्रेक किया था। क्लासर साहब, ये क्योंकि चीनी के अंदर तमाम ही बड़े पाकिस्तान के लीडरान, नासिर जरदारी से लेके सलमान शहबाज और मियां फैमिली भी आ जाती है, चौधरी बरादरान भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हैं, तो ये पॉलिसी साज भी हैं, बेनिफिशरी भी हैं। आप जरा हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा प्लीज। मैं वैसे मैं अपने व्यूज की बजाय अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं असद से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। ये उसमें बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। असद साहब, हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कोई बड़े अरसे से, ये जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हो, जब जरदारी साहब थे, इससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब थे, सबके साथ आपको पता है लगे रहते हैं ये जो हमारे शुगर वाले हैं। एक तो सबसे बेहद सेक्टर है, मेरा ख्याल आप मेरे साथ एग्री करेंगे, जिनको कैश में 3-4 बिलियन रुपीस की सब्सिडी हर 3-4 महीने बाद दी जाती है। एक तो जरा हमें ये समझा दें कि ये कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये हर 3 महीने बाद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से जाके ये जितने बड़े शुगर मिल्क मालकान हैं, ये 3-4 बिलियन रुपीज ले आते किसी एक जवाब या दूसरे जवाब की वजह से। आम आदमी के लिए तो ये सब्सिडीज उन्होंने खत्म करवा दिया। IMF ने बिजली पे भी नहीं दे सकते, खाने पे भी नहीं दे सकते, अब किसी को पानी पे नहीं दे सकते, गैस पे नहीं दे सकते, ये IMF की चरायत है। IMF जो है वो शुगर मिल्क मालकान के सामने बेबस हो जाती है, एक चीज। और दूसरी चीज, आज आपने जो उसका ये स्टैंडर्ड्स है, इसका आज शुगर का आपने भेजा है इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपने जरा उनसे पूछा नहीं है कि ये उनका काम नहीं है कि आप रेफर करने से पहले ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो अपना काम है। अगर आपने ही उनको बताना है कि ये काम आपका है और आप करें, तो ये फिर किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं, बाबू बने बैठे हैं? तो जरा इस पे अब आप असद में जरा थोड़ा जी असद साहब बताएं। जो पहला जो पहलू उठाया ना रऊफ क्लासरा साहब ने, यही मैं बताने वाला था कि ये एक तो ये बात है कार्टलाइजेशन की। दूसरा जो है ना, शुगर पॉलिसी के ऊपर जो ना समझ में आने वाली बात है, एक ही वक्त के अंदर हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दे रही है, यानी कि मुल्क में जरूरत से ज्यादा इस वक्त आपके पास चीनी मौजूद है और उसकी एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दे रही है। साथ ही जो बिड्स आ रही हैं, जैसे आपने कहा कि वो 50,000 टन की पूरी बिड्स भी नहीं आ सकी, सिर्फ 35,000 टन की बिड्स आई हैं, तो कोई मामला गड़बड़ लगता है। फिर चीनी जैसी एक आम रोजाना जो इस्तेमाल की चीज है, उसके ऊपर पहले रेगुलेटरी ड्यूटी 20% लगाई गई, फिर उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया, 50%। अच्छा, उसके बाद वो बढ़ा के वो 50%। मैंने लेटेस्ट ये, वैसे मुझे किसी कल जर्नलिस्ट से कहा था, मुझे 40 का पता था, लेकिन 50 मैंने भी कल सुना। 50% का मतलब है कि इस वक्त 22 रुपए किलो एक आम पाकिस्तानी से टैक्स लिया जा रहा है इनडायरेक्टली चीनी के लिए। भाई अगर मिल के हालात खराब नहीं है तो फिर हुकूमत को अपना उनको जेब से देने चाहिए पैसे, पाकिस्तान की अवाम की जेब से क्यों दिया जा रहा है? और जो कंपटीशन कमीशन का सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। आपको पता है पिछले साल क्या हुआ था कासरा साहब? एक्सपोर्ट के ऊपर, फ्रेट के ऊपर सब्सिडी दी गई। हमने कायमा कमेटी में सवाल पूछा कि जी इसकी जरा बेसिस बता देना, हमें वर्किंग बता दें कि किस वर्किंग के लिहाज से ये ठीक थी। हो सकता है ये ठीक दी गई हो सकता है ये ना ठीक दी गई हो। 1 साल में कहता रहा, 4 मीटिंग के अंदर बात, वो कभी कहे कॉमर्स मिनिस्ट्री, कभी कहे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। आखिर में मुझे डायरेक्टली कायमा कमेटी से नैब को इंक्वायरी भिजवानी पड़ी कि भाई ये तो इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर करने को तैयार है। तो ना कोई खुद एकामात करते हैं, ना खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि रऊफ क्लासर साहब ने जब ये स्टोरी ब्रेक की थी तो इन्होंने अल्फाज यूज किए थे कि ये कार्टेल्स हैं और ये माफिया हैं। उस पे इनको, मुझे नहीं सिर्फ, क्योंकि प्रोग्राम में मैं भी था, वैसे इनको जो है एक नोटिस उन्होंने भेजा अदालत की तरफ से, शुगर कमीशन जो है, इनके एसोसिएशन जो है, कि जनाब ये आपने हमें माफिया क्यों कहा है, कार्टेल क्यों कहा है। अभी ये मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट पड़ी हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे एक बड़ी धांसू खातून थी राहत कोनेन, उनके दौर में ये आई हुई है। इसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश किया है अपनी फाइंडिंग्स में कि जनाब ये कार्टेल हैं और इन्होंने 2009 की ये रिपोर्ट है, उस जमाने से ये पेंडिंग है। इसके अंदर जो हम पूरा प्रोग्राम किसी दिन करेंगे, मैं ब्रीफली आपको बताता हूं कि उन्होंने बताया है कि किस तरह ये आपस में गठजोड़ करके चीनी की कीमत को कंट्रोल करते हैं और लोगों को लूटते हैं। उसके बाद इसमें एक वाकया, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग के मिनट्स हैं जिसके अंदर असेंबली में तो ये सारी अलग-अलग पार्टीज हैं, उसमें चौधरी ग्रुप वाले भी थे, उसमें रमजान शुगर मिल जिसके अंदर के आजकल ये सलमान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे चलाते हैं, उसमें
जहांगीर तरीन साहब के भी नुमाइंदे भी, माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी के बैठे हुए थे, क्यू के भी बैठे हुए थे, सारे इकट्ठे बैठ के सबने चीनी का वो किया। अभी इन्होंने इसको, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाए, और इन्होंने अभी ये पेंडिंग कोर्ट में अंदर रखवाया हुआ है, इसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। ये मैं सिर्फ क्लासेस साहब, ये आपकी विंडिकेशन हुई है, तो ये इसके मुतालिक मैं जानना चाह रहा था कि आपके व्यूज। नहीं, वो जो बात सब वो कह रहे थे, ये इस तरह के नोटिस हमें भेजते रहते हैं डराने के लिए। इनका ख्याल है कि एक लीगल नोटिस भेज देंगे रिपोर्टर, उसके बाद डर के मारे इनका घर भागता है। हमारे पास ये मैसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है इस शुगर माफिया के खिलाफ। ये सरकारी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, समरीज हैं, मिनट्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि ये कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं, ये माफिया हैं। और जिस तरीके से हर 3 महीने बाद हिसाबदार साहब इनको 3-4 बिलियन रुपीज की सब्सिडी दे देते हैं, तो ये तो पाकिस्तान में माफिया है। और ये देखें, जैसे अभी असद भी बात कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के इससे टेंडर से पहले मार्केट में कीमत थी आपकी चीनी की 52 रुपए 53 रुपए फी किलो। इन्होंने वहां पे कोट किए अब जाके 60 रुपए और 63 रुपए। अंदाजा करें 10 रुपए फी केजी ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं। इससे बेहतर था कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इनसे चीनी की खरीदारी ना करती तो मार्केट का रेट जो है वो 52 रुपए रहना था। ये सारे हुकूमत, आपने जैसे कहा हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं। आपका ईसीसी में सबसे बड़ी जो इनको फेवर कर रहे हैं वो डार साहब कर रहे हैं। डार साहब को कहें किसी और आके हमसे बात करें कि आप कैसे एक सेक्टर को बिलियन रुपीज की हर महीने सब्सिडी दे रहे हैं, जो बकौल अभी असद के 22 रुपए आपसे टैक्सेस ले रहे हैं। एक आम आदमी जब खरीदता है, फी किलो चीनी खरीदता है, वो 22 रुपए हुकूमत को टैक्स दे रहा है। ये तो लूट मार का सिस्टम है कि आप डबल हमसे पैसे ले रहे हैं। आप एक तो उनसे ये महंगी चीनी खरीद रहे हैं, और वो महंगी चीनी अवाम के पैसों से आप खरीद रहे हैं, फिर अवाम को महंगी बेच रहे हैं, और प्लस ऊपर से आप अवाम से 22 रुपए टैक्सेस भी ले रहे हैं। ये तो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन है। क्लासेस साहब, असद से लास्टली बड़ा क्विकली, असद ये मेरा आपने आगे भी मैंने सवाल किया कि ये जो कोहराम मचा हुआ है कि जनाब पॉलिसी साथ खुद ही ये पॉलिसी बनाते हैं और खुद ही बेनिफिशरी में, रिपीट कर रहा हूँ, इस तरफ भी आए अपने पेटी भाइयों के मुतालिक आप जवाब को मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, देखें, कोई अगर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको हक के कारोबार करने को जरूर करे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नामी कोई चीज होती है, ये हमारे अलाउड क्यों है? बिल्कुल सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी बड़ी क्लियर होती है। इससे हमने तहरीक इंसाफ के अंदर ये आज से 2 साल पहले अप्रूव की थी कि अगर कोई भी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मेंबर है या MPA MNA है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुंसलिक है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ कोई नया कारोबार नहीं कर सकता। चलिए असर, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो आपको जो है हम जो है अगली दफा इस प्रोग्राम में मधु करके आपके ओपिनियन दोबारा लेंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इसके बाद हम नैब पे आएंगे, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और रऊफ क्लासर साहब, मैं आपको ये आज की लेटेस्ट जो आगे भी थोड़ी तफसील बताई है नैब के मुतालिक कि उन्होंने ये और केसेस तो भेज दिए हैं, मगर अभी भी इसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं, पुराने NLC का केस फॉर एग्जांपल, और भी जो 3-4 जर्नलों के नाम भी आए हुए हैं। तो ये नए केसेस भेज दिए हैं कि अभी इनकी जो टोटल 29 से जो टोटल फिगर आ गया है वो 179 हो गया है, और नई फहरिस्त में तकरीबन 480 अरब रुपए के 29 स्कैंडल शामिल हो गए हैं अब। और तो मैं ये करना चाह रहा था आपसे बात कि अभी भी इन्होंने नैब वालों ने डिटेल नहीं भेजी, अभी भी ये नंबर्स भेज देते हैं कि फलाना केस है, इस पेज पे है। मगर हम जो चाहना चाह रहे थे कि जनाब पिछली दफ़ा भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा था कि आप एक तो ये ठीक है ये केसेस बता दिए, आपने इनका स्टेटस बता दिया है, एक तो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जनाब ये स्टेटस 15-15 साल में ऐसा क्यों है। ये आप इस पर थोड़ी सी अपनी गुजारिशात कर रहे हैं। आमिर, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ। अब जिस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है, क्या नैब में ये कैपेसिटी है कि इतने सारे ये केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके, नंबर 1। उसके बाद एविडेंसेस ये तलाश कर सके, नंबर 2। और नंबर 3 जो सबसे अहम काम है, ये ट्रायल कर सके। इन तीनों चीज़ों को अब जब तक आप नहीं मिलाएंगे तो आप किसी को कन्विक्ट नहीं करा सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि नैब में ये कैपेसिटी रह गई है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सके, ये एविडेंसेस आके इकट्ठे कर सके, और तीसरा ये ट्रायल करके कन्विक्शन करा सके। ये महज अब एक तरह की भत्ताखोर एजेंसी बन चुकी है,
जिसका काम यह है लोगों को डरा के धमका के किसी का घर बिचवाओ, किसी की गाड़ी बिचवाओ, किसी की जमीन बिचवाओ और पैसे और माल बटोरो इन द नेम ऑफ प्री बार्गेन। अपना हिस्सा सबसे ज्यादा पहले लेते हैं, अपना कट जो है ना वो पहले ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं जी कि आपने 100 रुपए की चोरी की है, चले आप ऐसा करें 50 रुपए दे दें, घर जाएं और बाकी 20 रुपए हमें दे दें। नैब अब टोटल आपका व्हाइट एलिफेंट बन चुका। पर्टिकुलर जो चेयरमैन साहब हैं उनकी कैपेसिटी सब जानते हैं कि वो यस बास टाइप आदमी है, उनसे ये काम होने वाला नहीं है। आप लगे रहें, कुएं को साफ करते रहें, पानी निकालते रहें, ये काम आपका पूरा नहीं होगा। और अगली बात यह है कि अगर नैब, अगर अंदाजा करें दूसरी साइड देखते हैं इसको कि नैब की अपनी इनएफिशिएंसीज, इनकी करप्शन, इनके प्री बार्गेन, इनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे। अब ये देख लें कि अगर 175 आप इन पे स्कैम्स के आप एक्शन करते हैं तो आपकी तो बहुत सारी जो पार्लियामेंट है वो खाली हो जाएगी। वो चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों, चाहे आपकी यहाँ पे कौमी असम्बली हो या सेनेट में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ा एक डिलेमा आ रहा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को, और हमें देखना होगा कि पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में सियासत को वो बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। जो भी आपने सवाल असद उमर साहब से भी आपने पूछा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ और मेरे एसेट जो हैं वो जनाब 40 करोड़ पे बढ़ जाए। मैं मुल्क का वजीर खजाना हूँ और मेरे एसेट जो है 25 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ जाए। इसका मतलब ये है कि आप वजीर खजाना या वजीर आजम होते हुए बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी आपके नीचे है, जिन महकमे आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं वो आपके साथ तामन कर रहे हैं, आप उनसे फेवर्स ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर का जो बिजनेस है पिछले साल वो माशाल्लाह ऊपर गया है। अब उनकी तमाम इंडस्ट्री जो है वो उससे फायदा उठा रही है। अब उनके नाम भी शामिल हैं स्कैंडल्स में। अब इसमें नैब में इतनी जरूरत है कि जाके वजीर आजम पाकिस्तान को पकड़ के ले आए, वो वजीर खजाना को पकड़ के ले आए, वो जरदारी साहब पे हाथ डाल ले, वो गिलानी साहब को पकड़ ले। इसमें कैपेसिटी नहीं है, ये ड्रैग ऑन करते रहेंगे। और मेरा ख्याल इससे पाकिस्तान के लोगों में आमिर जो मुझे खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों में फ्रस्ट्रेशन इससे बढ़ रही है। लोग इम्यून हो रहे हैं अपने, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ आप बात करें, आप स्कैंडल लेके हैं, लोग आपको मजाक उड़ाते हैं। आप उनके नजदीक कोई बहुत बड़ा इशू। मैं क्लासेस साहब आपको थोड़ा सा नाम पढ़ दूं ताकि आपको याद आ जाए कि ये नए जो नाम आए हैं तो आपसे काफ़ी सारी इनमें से आधों के मुतालिक आपने स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह की हुई हैं। तो मैं क्या थोड़ी सी लिस्ट में आपको पढ़ दूं कि अभी जो आए हैं इसमें बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं जिनका अब ज़कूटा जिन कहते हैं कि मौला बख्श ईवान साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, तो ये PW का केस है इनका। एक शादीन शेख साहब हैं, ये PWD का गेन जो है इनका भी इस तरह का केस है। फिर इसमें दोबारा उन्होंने दोनों प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के जो थे यूसुफ रजा गिलानी साहब और अपने दूसरे जो हैं उनका केस है RPP का जो है जी, तो वो उनका भी नाम दोबारा आ गए हैं डिफरेंट केस में। फिर राजा परवेज अशरफ साहब का केस आया है EOIB के अंदर भी, RPPs में भी और ओगरा के अंदर भी। तो तीनों के अंदर नाम आगे भी थे, मगर अब उनके सारे करप्शन की लिस्ट इसके अंदर डाली है। और फिर शाहिद रफ़ी, इस्माइल कुरैशी, नईम खान, मलिक नवीद, काफ़ी सारे इसके अंदर जर्नैल भी NLC के दोबारा नाम डाले। मुझे नहीं पता, एक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब रिटायर्ड जो हैं, इनकी केस आगे तो फौज में जा चुका था, अब पता नहीं क्या करेंगे। मगर आई थिंक दी डेविल इज़ इन डिटेल, कि इसकी डिटेल जब तक नहीं आती कि ये क्या केसेस हैं और ये क्यों लेट हुए हैं, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लिस्टें देने से काम बनेगा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आमिर, बात ये है ये सारी डिटेल्स पता है, सब लोगों को पता है, ये रिपोर्ट हुए स्कैंडल्स हैं। ये जितने भी नाम आप बता रहे हैं ये चीजें रिपोर्ट होती रही हैं, अखबारात में आती रही है स्कैंडल। सवाल ये है कि आप उससे हमें डिटेल से भी आगे जाना चाहिए। 15 साल से हम डिटेल ही सुन रहे हैं कि रऊफ ने ये गलत काम कर लिया, आमिर मतीन ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया। भाई हमें पता है कि ये गलत काम हुए हैं। आपने क्या किया है? आपने बैठ के कंप्यूटर पे सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं और आगे आपने 2-3 आपने लाइनें डाल दी हैं कि फलां इन पे इल्जाम है। सर मैं आपको आमिर फिर कह रहा हूँ, नैब को बंद भी कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि नैब के होते हुए आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। क्योंकि नैब के होते हुए आपको उम्मीद रहती है कि शायद कुछ लोग बैठे होंगे जो नमक हलाली कर देंगे। क्लासेस साहब, ये फाइनली हमारे पास टाइम थोड़ा है, ये बताइए कि नैब भी बंद कर दें हम, उसके बाद आगे अल्हम्दुलिल्लाह FIA से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, पुलिस भी हमारी जो है वो उतना उस तरीके से काम नहीं कर रही, खासतौर पे जहां गवर्नमेंट के अपने मफाद आ जाते हैं या उन लोगों के जिनके वो मफाद के ऊपर बैठे हुए हैं। रूलिंग एलीट, जिस तरह हमने चीनी के माफिया में कहा, एक टेबल पे बैठ के इकट्ठी हो जाती है। और उसके बाद फिर जिस तरह आपने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट की भी एक लिमिटेड ताकत है, उनके पास कोई वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, घूम फिर के उनको डिपेंड तो नहीं पे करना पड़ता है। तो इसका हल क्या है फिर? आमिर, अब इसका क्या, अब आप कहेंगे मैं मायूसी वाली बात कर रहा हूँ। जब इस मुल्क के 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स पे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स हों, आप और मैं कहाँ इंसाफ की बात करें? जब पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े आपके लोग हैं, उन पे स्कैंडल तो हम किससे जाकर बात करें कि आप जाए अकाउंटेबिलिटी हो गए? दुनिया भर में इसीलिए अच्छे लोगों को हुक्मरान बनाया जाता है जिन पे कोई स्कैंडल ना हो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अमेरिका हो, यूरोपियन मुमालिक हो, कि छोटा सा भी स्कैंडल आ जाए किसी लीडर पे, किसी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ सिगरेट पी थी, चर्च पी थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता यहाँ पे। उसकी रीजन क्या है कि वो लोग कहते हैं ऐसा बंदा आके हमारे ऊपर हुक्मरानी करे जो होलियर देन पोप हो, जिस पे कोई इल्जाम ना हो, जिस पे कोई इल्जाम नहीं होगा, वही बंदा आके दूसरों को ठीक कर सकता है। अगर मेरे ऊपर 10 करप्शन के स्कैंडल है और मैं इस मुल्क का मैं चीफ बन जाऊं या मेरे पास कोई पावर्स आ जाए, अब मेरी तो कोशिश होगी कि जैसे मैं करप्ट हूं और मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे दूसरे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे जिनके पास स्कैंडल्स नहीं है और जिनके बिजनेसेस उनके इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, टोटल आपका फसाड है, ये ड्रामा है। ये कैसे हो सकता है नवाज शरीफ साहब जो है कि वो बैठ के नैब को इफेक्टिव होने देंगे? वो कभी नहीं होने देंगे। गिलानी साहब नहीं होने देंगे। गिलानी साहब की दौर की कई कहानियां मैं बता सकता हूँ। अब तारिक खोसा साहब से किसी दिन पूछें, वो आपको बताएंगे कि कैसे गिलानी साहब अपने 2-4 वजीरों को, प्राप्त वजीरों को बचाने के लिए उन्होंने उनको हटाया था DGFIA के ओहदे से। ये सब मिले हुए हैं। इसलिए आपकी पार्लियामेंट में आपकी क्लीन होना बड़ा जरूरी है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव का क्लीन होना जरूरी है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है उनका क्लीन होना जरूरी है। और आपको इस वक्त कहीं से कुछ बंदे नहीं मिल पा रहे, तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी दुख की बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर लेगी? वो इनको बुलाएगी, नैब चेयरमैन जाएगा, 2-4 मिनट थोड़ा सा मुंह बनाएगा, अफसोस का इजहार करेगा, 3-4 बातें करेगा, आ जाएगा। ये 10 साल से हमने सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें मैंने देखी हैं। नैब के चेयरमैन जितने भी जाते हैं वो अपने मुल्ज़मान का दिफा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं मुल्ज़मान ने ही उनको नैब का चेयरमैन लगाया। तो हम बहुत बड़े एक गर्दाब में फंस गए हैं। साहब, हमारे पास अब चूंकि टाइम थोड़ा है, मगर आपकी ऑन दिस वेरी सैड नोट कि ये सारा एक रिग्ड सा सिस्टम हो गया है कि तकरीबन ये जो लिस्ट आई है इसमें आधे से ज़्यादा आपके फेडरल जो सेक्रेटरीज हैं जितने भी हैं उनमें से आधे तो इन लिस्टों में हैं। फिर हमने पार्लियामेंटेरियंस की भी बात कर ली, फिर हमने जर्नैलों की भी बात कर ली। और इशू ये है कि जब भी कोई इस तरह की बात ज़्यादा की जाती है तो यहाँ जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हुए वो समझते हैं अकाउंटेबिलिटी की बात करना जमहूरियत को ख़तरा है। बहरहाल हम इस पर बात करते रहेंगे। और उस पर लास्टली जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये PTI का जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इसी है कि वो अगर अपोजिशन बन के इन लाइन्स पे काम करना शुरू कर देगी तो मुक़्तदर तबके के लिए कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि PTI के अंदर भी जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए हैं और उन तबकों की उन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो इन तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, पर मेरा ख्याल है उनको आके काम करने दिया जाना चाहिए और उनको भी काम करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए रऊफ क्लासा को और मुझे इस नोट पे थैंक यू। मैं हूं आमिर मतीन और मेरे साथ इस प्रोग्राम के होस्ट रऊफ क्लासा न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। क्लासा साहब, आप अभी मैनहट्टन में बैठे हुए ज़रा अमरीकी लाइफस्टाइल देख रहे हैं। यहाँ के प्रॉब्लम थोड़े से आपको छोटे लग रहे होंगे, मगर आपको पता है यहाँ के छोटे कभी भी छोटे नहीं होते, बहुत बड़े हैं। तो आपको आज के मैं बड़े मसाइल बता दूं कि हम आज डिस्कस करेंगे कि नैब ने आज नए 29 केसेस भिजवा दिए। आगे शक किया जा रहा था कि जनाब काफ़ी सारे बड़े केसेस इन्होंने नहीं भेजे, तो अब लिस्ट 150 की हो गई है। हम डिस्कस करेंगे आज कि ये इज इट अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट कि नहीं। दूसरा, हम आपका फेवरेट टॉपिक जो शायद आप ही ने ज़्यादा इस पे शोर मचाया, वो चीनी का केस है कि ये चीनी के मालिकान ने आज कायमा कमेटी में नेशनल असम्बली के उन्होंने ये कहा है कि इस केस को रेफ़र कर दिया जाए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद, क्योंकि ये गैर कानूनी गठजोड़ करके जो है ना चीनी को कंट्रोल करते हैं। मगर सबसे पहले मैं आज आपको प्रेस गैलरी का थोड़ा सा वो झलक दिखाना चाहता हूँ कि आज असम्बली का जो सेशन हुआ तो PTI बेचारी, पहले तो उनके तरले किए जा रहे थे कि आप वापस आ जाएं, और वो जब अब आ गए हैं तो उनकी एक सख्त लफ्ज़ है, मगर वो छितरोल जिसे कहते हैं ना, छितरौल होती रही सारा दिन।
और उसमें सभी मिले हुए थे। उसमें PMLN बड़ा एक कैटी किस्म का उनका रोल था कि वो ऊपर से एक्टिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, अच्छी बात है, वापस आ गए, मगर खुश हो रहे थे। बैक बेंचेस आप लगा रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है कि इनके साथ ये शलवारें टांगते थे जंगले पे, और ये यहाँ पे जो है अंदर घुस गए थे, और ये वो सारा, और काफ़ी कुछ चीज़ों में जायज़ भी था। ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान और MQM की ये तहरीक थी, वो तो कर ही रहे थे, मगर वो PTI वाले बेचारे बड़े दुबक के शर्मिंदा शर्मिंदा चुप करके बैठे हुए थे। और मुझे वो मेरा ख्याल शुएब बिन अजीज साहब का वो शेर है कि वो जो क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मुझे वो याद आ रहा था। मगर बहरहाल उसमें आज इतनी ज़्यादा उनकी बेचारों की चित्रौल हो रही थी कि उसमें जोश जज्बात में फॉर एग्जांपल रशीद गोडेल साहब ने एक पूरी तकरीर तो की, साथ में उन्होंने बताया कि वही सारी मंजर कशी की, और आज से 1 साल का सारा कि क्या समा था और किस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कैसे इसकी तफ्तीश को नुकसान पहुंचाया गया। मगर उसमें वो महमूद खान अचक साहब ने सही टोका, उन्होंने कहा जनाब वो सारा तो चल रहा था, पर हर सियासी पार्टी अपना सियासत भी कर रही थी, और MQM भी तारुल कादरी को खाना यही आप लोग भी भिजवा रहे थे, तो इतनी भी ना तकरीर करें। तो मैं चाह रहा हूं कि वो आपको भी साल एक चूंकि हो गया है, तो आपका तबसरा चाह रहा हूं कि ये जो इस वक्त PTI के साथ जो कुछ हो रहा है किस हद तक जायज है और किस हद तक नहीं। आमिर बड़ा अपने अहम आज टॉपिक को पिक किया है, और पर्टिकुलर जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, और एक वो कहते हैं ना कि चेन ऑफ इवेंट्स यहाँ पे शुरू हो गए, ट्रिगर हुआ है। उसमें जो आज जो सेशन था कौमी असम्बली का, बड़ा अहम सेशन था। एक दो चीजें इसमें बड़ी अहम है, मैं चाहूंगा कि मजीद आप इसको एलाबोरेट करें, क्योंकि आप वहां पे मौजूद थे, सीन पे मौजूद थे, और मुझे यकीन है आपके पास भी बहुत कुछ अभी मजीद शेयर करने को होगा। जो अहम चीज है मेरा ख्याल इसका इन द लॉन्ग रन जो है वो PTI को फायदा होने वाला है। वो जो इनके लिए तबाही तो हुई है, इनके लिए आप कह सकते हैं सियासी तौर पर बर्बादी तो हुई है, इनको बहुत सारी एम्बेरसमेंट भी हुई है, इनका फॉलोअर्स भी इनसे थोड़ा सा वो नाराज भी है, और उसका अब नाराजगी का रुख जो आप देखेंगे कि पहले उनका हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ हुआ है, या जो जुडिशल कमीशन था उसकी तरफ उनकी तोपों और गन्नों का रुख किया है कि शायद आपने धांधली के मामले में हमें इंसाफ नहीं दिया। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो सारी ये तोपे हैं, गन्ने जो है, ये जितने भी हामी हैं इन तहरीक इंसाफ के, अब इनका रुख जो है वो पार्लियामेंट की तरफ होगा, जो सियासी तौर पर सियासतदान जो बैठे हैं उनकी तरफ होगा। एक चीज मेरा ख्याल है हुकूमत गलत कर रही है। वो ठीक है कि वो PTI के जो कहते ना कसर, तो PTI ने भी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने भी दुनिया जहां के इल्जाम लगाए, उन्होंने भी वहां पे ये भड़के मारी। इमरान खान साहब ने अच्छी खासी सख्त जबान इस्तेमाल की नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ, लेकिन इवन देन हुकूमतों के दिल बड़े होते हैं। हुकूमतों ने आके पार्लियामेंट को चलाना होता है, उन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलना होता है, उन्होंने हुकूमत करनी होती है। अगर ये भी बैठ के बचकाना स्टाइल में जैसे गली मोहल्ले में या खड़े पे बैठते हैं ना लोग, और एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं, एक दूसरे पर टांट कर रहे होते हैं, हुकूमतों को ये काम सूट नहीं करते, बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए था। 4 महीने तो ये उनकी मिलते करते रहे कि आप पार्लियामेंट में आए, आप बैठ के यहाँ पे डिस्कशंस करें, बातचीत करें, और फिर यहाँ पे सारे मामला हल होंगे। अब जो ही वो वापस गए, अब आपने कहा नहीं जनाब कि आप तो बड़े गलत लोग हैं, आप देखें आपने फला वक्त ये किया, आपने फला वक्त ये किया। इसका जो लॉन्ग टर्म में PTI को फायदा होगा। एक तो ये मेरा ख्याल है एक रिवेंजफुल अपोजिशन बन सकती है, इनके पास 2-3 बड़े अच्छे लोग हैं जो अपोजिशन का रोल अदा कर सकते हैं। अगर वो मजीद अपने आप को आके बेहतर करें। असद उमर है, मैं आपको पता है हमेशा उनकी बात करता हूँ कि पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे आरिफ अलवी साहब हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो भी बड़ा अच्छा वहां पर अपना काम करते हैं। अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी वैसे तो खुशाइन बात है, और हम सब उम्मीद रखते हैं कि वो अपना ये पॉजिटिव रोल, मुस्बत रोल एक अपोजिशन का किरदार अदा करें। पर फिलहाल वो बेचारे डिफेंसिव पे हैं, और ये बाकी पार्टियों को लगता है कि कैथारसिस नहीं हो रहा, कि जब तक इमरान खान खुद नहीं आएंगे और ये उनके सामने इस तरह के जुमले नहीं कसेंगे तो इनकी तसल्ली नहीं होगी। और आपने बड़ी सही बात की है कि इनको एक पहलू तो ये वाला था कि ठीक है उन्होंने थोड़ी सी तज़हीक की पार्लियामेंट की, मगर अगर आपको याद होगा कि 1 साल पहले, क्योंकि अब हो गया है, तो पार्लियामेंट को उस जमाने में थोड़ा सा पार्लियामेंट के अंदर भी ये एहसास था, मीडिया में भी एहसास था कि पार्लियामेंट की भी बड़ी कोताहियां हैं।
पार्लियामेंट एक डिसफंक्शनल, एक रबर स्टैम्प वाकई बन गई है। और आपको और मुझे वो मेरा ख्याल तकरीरें याद हैं कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल रजा रब्बानी साहब ने एक बड़ी तकरीर की थी कि जनाब हम जो है पॉलिटिकल एलीट जो है इररेलेवेंट हो गई है, हम इस मुल्क के मसले जो कि मुक्तदर तबका बिल्कुल हाईजैक कर गया है, ये अवाम की तमन्नों की तर्जमानी नहीं कर रहे, बड़े बड़े डायलॉग थे। और आपको याद होगा कि एतजाज हसन साहब ने भी बड़ी तारीखी तकरीर की थी कि शुक्र है आज इस धरने की वजह से PMLN को थोड़ा सा एहसास हो गया, पार्लियामेंट याद आ गई है। मगर आज मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पे इट इज बैक टू नॉर्मल ओल्ड रूटीन, इट इज बैक टू ओल्ड रूटीन कि वहां पे अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं आ रहे, कैबिनेट वाले कभी कभी इक्का दुक्का आते हैं और बैक बेंचर्स भी अभी लेजिस्लेशन से ज्यादा ये मजे लेने वाली बात में है। तो ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मगर ये बताएं कि ये अभी ये कब तक ये पुराने मामलात, आगे तो उन पे इल्जाम था PTI के ये छोड़ते नहीं है, अभी तो ये हुकूमत नहीं इस तरफ आ रही, तो ये कब तक ये चलती रहेगी लड़ाई, आगे क्यों नहीं चल रहे? आमिर, आप पार्लियामेंट को 20-25 साल से ज्यादा हो गए कवर कर रहे हैं। ये मोस्ट नॉन सीरियस पार्लियामेंट आपने देखी होगी। आप मुझसे बेहतर इन चीजों को वहां पे जानते हैं, मैं खुद आता जाता हूं। आप मुझे बता दें इन 2 सालों में कितने सीरियस इश्यूज जो है इस पार्लियामेंट ने कन्फ्रंट किए हैं। जो भी मसला आता है वो कहते हैं जी कि APC बुला लेते हैं, 8-10 इन्हें चोजन अपने पीपल रखे हुए हैं, वही इस मुल्क की जमहूरियत को पसंद है, उन्हीं को जमहूरियत का पता है, वही पार्लियामेंट के गार्जियन है, वो 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां पे खाने चलते हैं, गप्पे होती है, मजाकें होती हैं। आप और मैं बैठ के सारा दिन यहाँ पे स्पेशल ट्रांसमिशन के चक्कर में बैठ जाते हैं, आज यहाँ पे APC हो रही है। आपकी पार्लियामेंट तो ऑलरेडी रेलिवेंट हो चुके, वहां पे जुगते होंगी, वहां पे एक दूसरे को ताने दिए जाएंगे, वहां पे एक दूसरे को बताया जाएगा शर्म करो, हया करो, बला बला, इस तरह की चीजें होंगी। जो चीज एक एज है, मैं उनके स्ट्रेंथ पे जाना चाहता हूँ। PTI को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता। एक तो सबसे बड़ी उनकी वीकनेस ये है कि ये नए लोगों को लेके गए, जो नए लोग तैयारी ही नहीं करते, वो 2 साल से दबे पे डर के सह के बैठे हुए हैं। इनके नंबर्स देख ले, 2-3 के अलावा तो कोई बात नहीं करता। शाम को टीवी चैनल्स पे आपको सब नजर आते हैं। अब शफकत महमूद साहब को देख ले, कितने सीरियस और कितने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उनको पूरी गवर्नेंस का पता है, वो हुकूमत में वजीर रहे हुए हैं, वो वहां पे डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये मेंबर रहे हैं, यहाँ पे वो बहुत बड़े आप कह सकते हैं काम निकाल रहे हैं। अब वो तो हुकूमत की वहां पे उनकी नाक में दम कर सकते थे। और मादरत के साथ आपको मैं उनका एडमायर भी हूँ और बहुत चीजों पे क्रिटिक भी हूँ। उन्होंने 2 सालों में शफकत महमूद साहब ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे हमें अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जिससे पता चले एक बहुत पढ़ा लिखा समझदार एक्सपीरियंस आदमी जो है वो पार्लियामेंट में जो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए था। ऐसे सेम आप देख लें, मुझे 3-4 में नाम इसको ले सकता हूं कि PTI इफेक्टिवली पार्लियामेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये अपनी तनख्वाहें, बेल्स, वाउचर, ये टिकटें, मेडिकल दूसरे पार्ट्स गाड़ियां वगैरह तो इनको आप कह सकते हैं इंटरेस्ट होगी। जो अहम चीज इन्हें नहीं समझ आ रही PTI के इनके लोगों को कि जनाब इस वक्त जितने भी स्कैंडल्स हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लोग हैं, वजीर आजम तक शामिल है, जवारी तक शामिल है, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, उसमें गिलानी साहब है, राजा साहब, लंबी लिस्ट है। बाबू आप सही कह रहे हैं क्लासर साहब, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो ये हालांकि ये लोग शफकत महमूद, अलवी साहब और असद उमर साहब, ये उन चंद लोगों से जो एक्टिव हैं। मेरे लिए आज बड़ी तकलीफ बात थी कि आज पूरे मुल्क में आपको पता है आधे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और पूरा साउथ पंजाब, पूरा आधा KP जो है उसके जद में है, उसके ऊपर फोकस नहीं था। ये मजे लेने वाला सिलसिला चल रहा था, मेरा ख्याल इनको कम कर देना चाहिए। दूसरा वो जो ये मुक्तदर तबके की हम जो बात करते हैं कि इन्होंने एक हाईजैक कर लिया हुआ है कि तमाम पावर लॉबीज वहां पे बैठी हुई हैं, रवाम की तर्जमानी नहीं कर रहे। और वो तेल का माफिया है, चीनी माफिया है, बल्कि हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो हम जिसकी तरफ एक वक्फे के बाद आ रहे हैं वो उसी तेल माफिया की, चीनी माफिया के मुतालिक है कि जनाब उन जिनके तमाम बड़े नुमाइंदे पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। तो एक वक्फे के बाद हम आपको उसकी तरफ लेके आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे चीनी पे और हमारे साथ इस प्रोग्राम के होस्ट रऊफ क्लासर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम असद उमर को PTI के रहनुमा हैं उनको लाइन पे ले सकें, क्योंकि आज नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत के अंदर
उन्होंने इस इशू को टेकअप किया, कमेटी भी थी जाहिर है वहां पे। बात ये निकली कि ये चीनी का मामला चल रहा था जिसपे कि मिल मालिकान पे ये इल्जाम है कि इन्होंने गैर कानूनी गठजोड़ करके, जिसे कैटलाइजेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, तो इन्होंने चीनी का मुनाफाखोरी की है। और ये आज उस कमेटी ने ये रेफर किया है, ये सुजेस्ट किया है, ये मशवरा दिया है कि इसको जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेज दिया जाए कि ये इन्होंने मिलजुल के मुनाफाखोरी की है। और मुनाफाखोरी भी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, रमजान के महीने में चीनी की मुनाफाखोरी का है, जो कि वैसे ही एक तकलीफ दे बात है। और हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने रमजान के पैकेज के लिए इनको रिलीफ देने के लिए जो बाहर से चीनी मंगवाई जाती है उसके ऊपर टैक्स रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी 22 रुपए की, ताकि बाहर से जो ये चीनी आएगी तो सस्ती ना हो जाए, तो इनसे चीनी खरीदी जा सके। तो यूटिलिटी स्टैंडर्ड ऑफ कॉरपोरेशन ने इनसे 50,000 टन चीनी लेनी थी, जो कि इन्होंने नहीं दी। 40 कंपनियों को बुलाया गया और उसमें से सिर्फ 9 ने बिडिंग की, और वो बड़ी जो बिडिंग की उसके अंदर भी उनको मुहैया नहीं गई चीनी गई। तो आज असद उमर साहब की सरबराही में कायमा कमेटी ने इसको सुजेस्ट देखा सारे का। तो मैं ये असद उमर साहब से ही पूछूंगा, मगर उससे रऊफ क्लासा साहब क्योंकि स्टोरी को बड़ा टेकअप करते रहे हैं, फॉलो करते रहे हैं, उनका ब्रीफ रहूंगा। इसका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लासा समझाएं कि ये व्हाट इज गोइंग ऑन। क्लास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल थोड़ी सी ऑडियो का मसला है, तो इन द मीन टाइम में असद उमर साहब लाइन पे हैं शायद। असद, आपको मेरी आवाज आ? जी, मुझे आपको जी असद, ये मुझे समझाएं कि ये चीनी का मामला, जैसे आपने सुना होगा सारा दिन डिस्कस किया, आपने सुजेस्ट किया आज कमेटी के अंदर कि इसको कंपटीशन कमीशन में भेज दिया जाए। तो मेरा ये सवाल है कि ये क्योंकि चीनी के तमाम जो बड़े लोग हैं, मिल ओनर्स हैं, वो पार्लियामेंट में ही बैठे हैं, ये पॉलिसी साज भी खुद ही हैं और बेनिफिशरी भी कुछ ही हैं, तो ये क्या हो रहा है? सर, चीनी का जैसे आपने कहा कि ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आई थी और क्लासरा साहब ने खास तौर पे उसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी कि रमजान पैकेज के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी, तो इसलिए हमने उसको अपनी कायमा कमेटी के अंदर एजेंडा पे डाला था और बुलाया। तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने जो उसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन दी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी एक फैसला किया गया था कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बजाय यूटिलिटी स्टोर वाले खुद चीनी खरीदा करेंगे अब। और पिछले कोई 1.5 साल के अंदर 5 दफा बिड मंगाई गई और उसमें 4 दफा वो कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जो बिड्स मिली वो जो रेट थी मार्केट रेट उससे कहीं ज्यादा थे। तो मार्केट रेट पे अगर सब लोग मिलके बिड कर रहे हैं ज्यादा है, तो प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं कि वो देखने में ऐसा लगता है कि फिर वो गठजोड़ से बिड की जा रही है, वरना तो जो मार्केट के अंदर रेट जा रहा है उसी के ऊपर वो बिड आनी चाहिए थी। तो उसके ऊपर कोई तसल्ली बख्श जवाब क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें हमारे ख्याल में ये जरूरी है कि जो कंपटीशन कमीशन जिसकी जो कायम किया गया, जिसका मकसद ही यही है इन्वेस्टिगेशन करने का, उनके पास भेजी जाए। दूसरी चीज जो थी वो सिर्फ ये उन्होंने बताया कि ये सिर्फ चीनी के अंदर उनको मसला नहीं आ रहा है, ये और कमोडिटीज के अंदर भी उनको मसला आ रहा है, जहां उनको नजर आता है कि गठजोड़ से हो रहा है। वो खुद उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, करना चाहिए था। तो इसलिए हमने उनको कहा था कि सिर्फ चीनी नहीं, बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे भी आपको इस तरीके से बिडिंग नजर आ रही है, जहां कार्टलाइजेशन नजर आ रही है जो ज़ाहिर कानून के खिलाफ है, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका एक खास इदारा है कंपटीशन कमीशन, उनको रेफर करना चाहिए। तो एक तो ये पहलू था। दूसरा जो पहलू है, असल में थोड़ा सा अगर लूप में आपकी इजाजत से रऊफ क्लासा साहब को ले लूं, क्योंकि वो स्टोरी को उन्होंने ही ब्रेक किया था। क्लासा साहब, ये क्योंकि चीनी के अंदर तमाम ही बड़े पाकिस्तान के लीडरान, आसिफ जरदारी से लेके सलमान शहबाज और मियां फैमिली भी आ जाती है, चौधरी बरादरान भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हैं, तो ये पॉलिसी साज भी हैं, बेनिफिशरी भी हैं। आप जरा हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा प्लीज। मैं वैसे मैं अपने व्यूज की बजाय अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं असद से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। प्लीज प्लीज। ये उसमें बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। असद साहब, हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले कोई बड़े अरसे से, ये जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हो, जब जरदारी साहब थे, इससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब थे, सबके साथ आपको पता है लगे रहते हैं ये जो हमारे शुगर वाले हैं। एक तो सबसे बहस सेक्टर है, मेरा ख्याल आप मेरे साथ एग्री करेंगे, जिनको कैश में 3-4 बिलियन रुपीज की सब्सिडी हर 3-4 महीने बाद दी जाती है। एक तो जरा हमें ये समझा दें कि ये कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये हर 3 महीने बाद इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से जाके ये जितने बड़े शुगर मिल्स मालकान हैं, ये 3-4 बिलियन रुपीज ले आते किसी एक जवाब या दूसरे जवाब की वजह से।
आम आदमी के लिए तो ये सब्सिडीज उन्होंने खत्म करवा दिया। IMF ने बिजली पे भी नहीं दे सकते, खाने पे भी नहीं दे सकते, अब किसी को पानी पे नहीं दे सकते, गैस पे नहीं दे सकते, ये IMF की शरायत है। IMF जो है वो शुगर मिल्स मालकान के सामने बेबस हो जाती है, एक चीज। और दूसरी चीज, आज आपने जो उसका ये स्टैंडर्ड है इसका, आज शुगर का आपने भेजा है इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आपने जरा उनसे पूछा नहीं है कि ये उनका काम नहीं है कि आप रेफर करने से पहले ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो अपना काम है। अगर आपने ही उनको बताना है कि ये काम आपका है और आप करें, तो ये फिर किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं, बाबू बने बैठे हैं? तो जरा इस पे अब आप सदन में जरा थोड़ा जी ऐसा साहब बताएं। जो पहला जो पहलू उठाया ना क्लासरा साहब ने, यही मैं बताने वाला था कि ये एक तो ये बात है कार्टलाइजेशन की, दूसरा जो है ना शुगर पॉलिसी के ऊपर जो ना समझ में आने वाली बात है, एक ही वक्त के अंदर हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दे रही है, यानी कि मुल्क में जरूरत से ज्यादा इस वक्त आपके पास चीनी मौजूद है और उसकी एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दे रही है। साथ ही जो बिड्स आ रही हैं, जैसे आपने कहा कि वो 50,000 टन की पूरी बिड्स भी नहीं आ सकी, सिर्फ 35,000 टन की बिड्स आई हैं, तो कोई मामला गड़बड़ लगता है। फिर चीनी जैसी एक आम रोजाना जो इस्तेमाल की चीज है उसके ऊपर पहले रेगुलेटरी ड्यूटी 20% लगाई गई, फिर उसको बढ़ा के 40% कर दिया गया, 50%। अच्छा, उसके बाद वो बढ़ा के वो 50%, मैंने लेटेस्ट ये वैसे मुझे किसी कल जर्नलिस्ट से कहा था, मुझे 40 का पता था लेकिन 50 मैंने भी कल सुना। 50% का मतलब है कि इस वक्त 22 रुपए किलो एक आम पाकिस्तानी से टैक्स लिया जा रहा है इनडायरेक्टली चीनी के लिए। भाई अगर मिल के हालात खराब भी हैं तो फिर हुकूमत को अपना उनको जेब से देने चाहिए पैसे, पाकिस्तान की आवाम की जेब से क्यों दिया जा रहा है? और जो कंपटीशन कमीशन का सवाल है, ये बिल्कुल जायज सवाल है। आपको पता है पिछले साल क्या हुआ था कासरा साहब? एक्सपोर्ट के ऊपर, फ्रेट के ऊपर सब्सिडी दी गई। हमने कायमा कमेटी में सवाल पूछा कि जी इसकी जरा बेसिस बता देना, हमें वर्किंग बता दें कि किस वर्किंग के लिहाज से ये ठीक थी। हो सकता है ये ठीक दी गई हो सकता है ये ना ठीक दी गई हो। एक साल में कहता रहा, 4 मीटिंग के अंदर वो कभी कहे कॉमर्स मिनिस्ट्री, कभी कहे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। आखिर में मुझे डायरेक्टली कायमा कमेटी से नैब को इंक्वायरी भिजवानी पड़ी कि भाई ये तो इंफॉर्मेशन भी नहीं शेयर करने को तैयार है। तो ना कोई खुद एकामात करते हैं, ना खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। असद में आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं कि रऊफ क्लासर साहब ने जब ये स्टोरी ब्रेक की थी तो इन्होंने अल्फाज यूज किए थे कि ये कार्टेल्स हैं और ये माफिया हैं। उस पे इनको, मुझे नहीं सिर्फ, क्योंकि प्रोग्राम में मैं भी था, वैसे इनको जो है एक नोटिस उन्होंने भेजा अदालत की तरफ से, शुगर कमीशन जो है, इनके एसोसिएशन जो है, कि जनाब ये आपने हमें माफिया क्यों कहा है, कार्टेल क्यों कहा है। अभी ये मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट पड़ी हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे एक बड़ी धांसू खातून थी राहत कोनेन, उनके दौर में ये आई हुई है। इसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश किया हुआ अपनी फाइंडिंग्स में कि जनाब ये कार्टेल हैं और इन्होंने 2009 की ये रिपोर्ट है, उस जमाने से ये पेंडिंग है। इसके अंदर जो हम पूरा प्रोग्राम किसी दिन करेंगे, मैं ब्रीफली आपको बताता हूं कि उन्होंने बताया है कि किस तरह ये आपस में गठजोड़ करके चीनी की कीमत को कंट्रोल करते हैं और लोगों को लूटते हैं। उसके बाद इसमें एक वाकया, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग के मिनट्स हैं जिसके अंदर असेंबली में तो ये सारी अलग-अलग पार्टीज हैं, उसमें चौधरी ग्रुप वाले भी थे, उसमें रमजान शुगर मिल जिसके अंदर के आजकल ये सलमान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे चलाते हैं, उसमें जहांगीर तरीन साहब के भी नुमाइंदे भी, माफ कीजिएगा, आपकी पार्टी के बैठे हुए थे, क्यू के भी बैठे हुए थे, सारे इकट्ठे बैठ के सबने चीनी का वो किया। अभी इन्होंने इसको, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की जाएं और इन्होंने अभी ये पेंडिंग कोर्ट में अंदर रखवाया हुआ है, इसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। ये मैं सिर्फ क्लासर साहब, ये आपकी विंडिकेशन हुई है तो ये हम इसके मुतालिक मैं जानना चाह रहा था कि आपके व्यूज। नहीं, वो जो बात असद वो कह रहे थे, ये इस तरह के नोटिस हमें भेजते रहते हैं डराने के लिए। इनका ख्याल है कि एक लीगल नोटिस भेज देंगे, रिपोर्टर उसके बाद डर के मारे इनके घर भागता है। हमारे पास ये मैसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है इस शुगर माफिया के खिलाफ। ये सरकारी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, समरीज हैं, मिनट्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि ये कार्टेलाइजेशन कर रही है, माफिया हैं। और जिस तरीके से हर 3 महीने बाद हिसाबदार साहब इनको 3-4 बिलियन रुपीज की सब्सिडी दे देते हैं, तो ये तो पाकिस्तान में माफिया है। और ये देखें, जैसे अब जैसा भी बात कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के इससे टेंडर से पहले मार्केट में कीमत थी आपकी चीनी की 52 रुपए 53 रुपए फी किलो। इन्होंने वहां पे कोट किए जाके 60 रुपए
63 रुपए, अंदाजा करें 10 रुपए फी केजी ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं। इससे बेहतर था कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इनसे चीनी की खरीदारी ना करती तो मार्केट का रेट जो है वो 52 रुपए रहना था। ये सारे हुकूमत, आपने जैसे कहा हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, आपका ईसीसी में सबसे बड़ी जो इनको फेवर कर रहे हैं वो साहब डार साहब कर रहे हैं। डार साहब को कहें किसी बार हमसे बात करें कि आप कैसे एक सेक्टर को बिलियन रुपीज की हर महीने सब्सिडी दे रहे हैं, जो बकौल अभी असद के 22 रुपए आपसे टैक्सेस ले रहा है। एक आम आदमी जब खरीदता है, फी किलो चीनी खरीदता है, वो 22 रुपए हुकूमत को टैक्स दे रहा है। ये तो लूट मार का सिस्टम है कि आप डबल हमसे पैसे ले रहे हैं। आप एक तो उनसे ये महंगी चीनी खरीद रहे हैं और वो महंगी चीनी अवाम के पैसों से आप खरीद रहे हैं, फिर अवाम को महंगी बेच रहे हैं और प्लस ऊपर से आप अवाम से 22 रुपए टैक्सेस भी ले रहे हैं। ये तो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन है। क्लासा साहब, असद से लास्टली बड़ा क्विकली, असद ये मेरा आपने आगे भी मैंने सवाल किया कि ये जो कोहराम मचा हुआ है कि जनाब पॉलिसी साथ खुद ही ये पॉलिसी बनाते हैं और खुद ही बेनिफिशरी में, ये रिपीट कर रहा हूँ, इस तरफ भी आए अपने पेटी भाइयों के मतलब आप जवाब को मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, देखें, कोई अगर अपना कारोबार करना चाहता है तो उसको हक के कारोबार करने को जरूर करे। इंटरेस्ट नामी कोई चीज होती है, ये हमारे अलाउड क्यों है? बिल्कुल सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी बड़ी क्लियर होती है। इससे हमने तहरीक इंसाफ के अंदर ये आज से 2 साल पहले अप्रूव की थी कि अगर कोई भी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मेंबर है या MPA MNA है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुंसलिक है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ कोई नया कारोबार नहीं कर सकता। चलिए असद, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो आपको जो है हम जो है अगली दफा इस प्रोग्राम में मधु करके आपके ओपिनियन दोबारा लेंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। इसके बाद हम नैब पे आएंगे, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और रऊफ क्लासा साहब, मैं आपको ये आज की लेटेस्ट जो आगे भी थोड़ी तफसील बताई है नैब के मुतालिक कि उन्होंने ये और केसेस तो भेज दिए हैं, मगर अभी भी इसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं, पुराने NLC का केस फॉर एग्जांपल, और भी जो 3-4 जर्नलों के नाम भी आए हुए हैं। तो ये नए केसेस भेज दिए हैं कि अभी इनकी जो टोटल 29 से जो टोटल फिगर आ गया है वो 179 हो गया है, और नई फहरिस्त में तकरीबन 480 अरब रुपए के 29 स्कैंडल शामिल हो गए हैं अब। और तो मैं ये करना चाह रहा था आपसे बात कि अभी भी इन्होंने नैब वालों ने डिटेल नहीं भेजी, अभी भी ये नंबर्स भेज देते हैं कि फलाना केस है, इस पेज पे है। मगर हम जो चाहना चाह रहे थे कि जनाब पिछली दफ़ा भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा था कि आप एक तो ये ठीक है ये केसेस बता दिए, आपने इनका स्टेटस बता दिया है, एक तो इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जनाब ये स्टेटस 15-15 साल में ऐसा क्यों है। ये आप इस पर थोड़ी सी अपनी गुजारिशात कर रहे हैं। आमिर, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ, अब जिस तरह केसेस की तादाद बढ़ रही है, क्या नैब में ये कैपेसिटी है कि इतने सारे ये केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके, नंबर 1, उसके बाद एविडेंसेस ये तलाश कर सके, नंबर 2, और नंबर 3 जो सबसे अहम काम है ये ट्रायल कर सके। इन तीनों चीज़ों को अब जब तक आप नहीं मिलाएंगे तो आप किसी को कन्विक्ट नहीं करा सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि नैब में ये कैपेसिटी रह गई है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सके, ये एविडेंसेस आके इकट्ठे कर सके, और तीसरा ये ट्रायल करके कन्विक्शन करा सके। ये महज अब एक तरह की भत्ताखोर एजेंसी बन चुकी है जिसका काम यह है लोगों को डरा के धमका के किसी का घर बिचवाओ, किसी की गाड़ी बिचवाओ, किसी की जमीन बिचवाओ और पैसे और माल बटोरो इन द नेम ऑफ प्ली बार्गेन। अपना हिस्सा सबसे ज्यादा पहले लेते हैं, अपना कट जो है ना वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि आपने 100 रुपए की चोरी की है, चले आप ऐसे करें 50 रुपए दे दें, घर जाएं और बाकी 20 रुपए हमें दे दें। नैब आप टोटल आपका वाइट एलिफेंट बन चुका। पर्टिकुलर जो चेयरमैन साहब हैं उनकी कैपेसिटी सब जानते हैं कि वो यस बास टाइप आदमी है, उनसे ये काम होने वाला नहीं है। आप लगे रहें, कुएं को साफ करते रहें, पानी निकालते रहें, ये काम आपका पूरा नहीं होगा। और अगली बात यह है कि अगर नैब, अब जरा अंदाजा करें, दूसरी साइड देखते हैं इसको, ये नैब की अपनी इनएफिशिएंसीज, इनकी करप्शन, इनके प्ली बार्गेन, इनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे। अब ये देख लें कि अगर 175 आप इन पे स्कैम्स के आप एक्शन करते हैं तो आपकी तो बहुत सारी जो पार्लियामेंट है वो खाली हो जाएगी। वो चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों, चाहे आपकी यहाँ पे कौमी असम्बली हो या सेनेट में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा एक डिलेमा आ रहा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को, और हमें देखना होगा कि पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में सियासत को वो बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सबसे बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। जो भी आपने सवाल असद उमर साहब से आपने पूछा कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज होती है। ये नहीं हो सकता कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ और मेरे एसेट जो हैं वो जनाब 40 करोड़ रुपए बढ़ जाएं। मैं मुल्क का वजीर खजाना हूँ और मेरे एसेट जो है 25 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ जाएं। इसका मतलब ये है कि आप वजीर खजाना या वजीर आजम होते हुए बिजनेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी आपके नीचे है, जिन जिन महकमे आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो आपके साथ तामन कर रहे हैं, आप उनसे फेवर्स ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर का जो बिजनेस है पिछले साल वो माशाल्लाह ऊपर गया है। अब उनकी तमाम इंडस्ट्री जो है वो उससे फायदा उठा रही है। अब उनके नाम भी शामिल है स्कैंडल्स में। अब इसमें नैब में इतनी जरूरत है कि जाके वजीर आजम पाकिस्तान को पकड़ के ले आए, वो वजीर खजाना को पकड़ के ले आए, वो जरदारी साहब पे हाथ डाल ले, वो गिलानी साहब को पकड़ ले। इसमें कैपेसिटी नहीं है, ये ड्राई काम करते रहेंगे। और मेरा ख्याल इससे पाकिस्तान के लोगों में आमिर जो मुझे खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों में फ्रस्ट्रेशन इससे बढ़ रही है, लोग इम्यून हो रहे हैं अपने। बिल्कुल आप करप्शन के खिलाफ आप बात करें, आप स्कैंडल लेके लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, आप उनके नजदीक ये कोई बहुत बड़ा इशू मैं क्लासेस साहब आपको थोड़ा सा नाम पढ़ दूं ताकि आपको याद आ जाए कि ये नए जो नाम आए हैं तो आपसे काफ़ी सारी इनमें से आधों के मतलब आपने स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह की हुई हैं। तो मैं क्या थोड़ी सी लिस्ट में आपको पढ़ दूं कि अभी जो आए हैं इसमें बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम हैं जिनको अब ज़कूटा जिन कहते हैं कि मौला बख्श ईवान साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, तो ये PW का केस है इनका। एक शादीन शेख साहब हैं, ये PWD का गेन जो है इनका भी इस तरह का केस है। फिर इसमें दोबारा उन्होंने दोनों प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के जो थे यूसुफ रजा गिलानी साहब और अपने दूसरे जो है उनका केस है RPP का जो है जी, तो वो उनका भी नाम दोबारा आ गए हैं डिफरेंट केस में। फिर राजा परवेज अशरफ साहब का केस आया है EOIB के अंदर भी, RPPs में भी और ओगरा के अंदर भी। तो तीनों के अंदर नाम आगे भी थे मगर अब उनके सारे करप्शन की लिस्ट इसके अंदर डाली है। और फिर शाहिद रफ़ी, इस्माइल कुरैशी, नईम खान, मलिक नवीद, काफ़ी सारे इसके अंदर जर्नैल भी NLC के दोबारा नाम डाले। मुझे नहीं पता, एक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब रिटायर्ड जो हैं, इनकी केस आगे तो फौज में जा चुका था, अब पता नहीं क्या करेंगे। मगर आई थिंक दी डेविल इज इन डिटेल, कि इसकी डिटेल जब तक नहीं आती कि ये क्या केसेस हैं और ये क्यों लेट हुए हैं, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लिस्टें देने से काम बनेगा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आमिर, बात ये सारी डिटेल्स पता है, सब लोगों को पता है, ये रिपोर्ट हुए स्कैंडल्स हैं। ये जितने भी नाम आप बता रहे हैं ये चीजें रिपोर्ट होती रही हैं, अखबारात में आती रही है स्कैंडल। सवाल ये है कि आप उससे हमें डिटेल से भी आगे जाना चाहिए। 15 साल से हम डिटेल ही सुन रहे हैं कि रऊफ ने ये गलत काम कर लिया, आमिर मतीन ने ये कर लिया, फलां ने ये कर लिया। भाई हमें पता है कि ये गलत काम हुए हैं। आपने क्या किया है? आपने बैठ के कंप्यूटर पे सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं और आगे आपने 2-3 आपने लाइनें डाल दी हैं कि फलां इन पे इल्जाम है। सर मैं आपको आमिर फिर कह रहा हूँ, नैब को बंद भी कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि नैब के होते हुए आपको नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। क्योंकि नैब के होते हुए आपको उम्मीद रहती है कि शायद कुछ लोग बैठे होंगे जो नमक हलाली कर देंगे। तो क्लासेस साहब ये फाइनली हमारे पास टाइम थोड़ा है, ये बताइए कि नैब भी बंद कर दें हम, उसके बाद आगे अल्हम्दुलिल्लाह FIA से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, पुलिस भी हमारी जो है वो उतना उस तरीके से काम नहीं कर रही, खासतौर पे जहां गवर्नमेंट के अपने मफाद आ जाते हैं या उन लोगों के जिनके वो मफाद के ऊपर बैठे हुए हैं। रूलिंग एलीट जिस तरह हमने चीनी के माफिया में कहा, एक टेबल पे बैठ के इकट्ठी हो जाती है। और उसके बाद फिर जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक लिमिटेड ताकत है, उनके पास कोई वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, घूम फिर के उनको डिपेंड तो नहीं पे करना पड़ता है। तो इसका हल क्या है फिर? आमिर, अब इसका क्या, अब आप कहेंगे मैं मायूसी वाली बात कर रहा हूँ। जब इस मुल्क के 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स पे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स हों, आप और मैं कहाँ इंसाफ की बात करें? जब पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े आपके लोग हैं, उन पे स्कैंडल को हम किससे जाके बात करें कि आप जाएं अकाउंटेबिलिटी हो गए? दुनिया भर में इसीलिए अच्छे लोगों को हुक्मरान बनाया जाता है जिन पे कोई स्कैंडल ना हो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अमेरिका हो, यूरोपियन मुमालिक हो। एक छोटा सा भी स्कैंडल आ जाए किसी लीडर पे, किसी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ सिगरेट पी थी, चर्च पी थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता यहाँ पे। उसकी रीजन क्या है कि वो लोग कहते हैं ऐसा बंदा आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करे जो होलियर देन पोप हो, जिस पे कोई इल्जाम ना हो, जिस पे कोई इल्जाम नहीं होगा, वही बंदा आकर दूसरों को ठीक कर सकता है। अगर मेरे ऊपर 10 करप्शन के स्कैंडल हैं और मैं इस मुल्क का मैं चीफ बन जाऊं या मेरे पास कोई पावर्स आ जाएं,
अब मेरी तो कोशिश होगी कि जैसे मैं करप्ट हूँ और मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे दूसरे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक इस मुल्क में ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे जिनके स्कैंडल्स नहीं है और जिनके बिजनेसेस उनके इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है टोटल आपका फसाड है, ये ड्रामा है। ये कैसे हो सकता है नवाज शरीफ साहब जो है कि वो बैठ के नैब को इफेक्टिव होने देंगे? वो कभी नहीं होने देंगे। गिलानी साहब नहीं होने देंगे। गिलानी साहब की दौर की कई कहानी मैं बता सकता हूँ। अब तारिक खोसा साहब से किसी दिन पूछें, वो आपको बताएंगे कि कैसे गिलानी साहब अपने 2-4 वजीरों को, करप्ट वजीरों को बचाने के लिए उन्होंने उनको हटाया था DTFIA के ओहदे से। ये सब मिले हुए हैं। इसलिए आपकी पार्लियामेंट में आपकी क्लीन होना बड़ा जरूरी है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव का क्लीन होना जरूरी है, आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है उनका क्लीन होना जरूरी है। और आपको इस वक्त कहीं से कुछ बंदे नहीं मिल पा रहे, तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी दुख की बात है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर लेगी? वो इनको बुलाएगी, नैब चेयरमैन जाएगा, 2-4 मिनट थोड़ा सा मुंह बनाएगा, अफसोस का इजहार करेगा, 3-4 बातें करेगा, आ जाएगा। ये 10 साल से हमें सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें मैंने देखी हैं। नैब के चेयरमैन जितने भी जाते हैं वो अपने मुल्जमान का दिफा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं मुल्जमान ने ही उनको नैब का चेयरमैन लगाया। तो हम बहुत बड़े एक गर्दाब में फंस गए हैं, एक बहुत बड़े बहरान में फंस गए। हमारे पास अब चूंकि टाइम थोड़ा है, मगर आपकी ऑन दिस वेरी सैड नोट कि ये सारा एक रिग्ड सा सिस्टम हो गया है कि तकरीबन ये जो लिस्ट आई है इसमें आधे से ज़्यादा आपके फेडरल जो सेक्रेटरीज हैं जितने भी हैं उनमें से आधे तो इन लिस्टों में हैं। फिर हमने पार्लियामेंटेरियंस की भी बात कर ली, फिर हमने जर्नैलों की भी बात कर ली। और इशू ये है कि जब भी कोई इस तरह की बात ज़्यादा की जाती है तो यहाँ जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करते हुए वो समझते हैं अकाउंटेबिलिटी की बात करना जमहूरियत को ख़तरा है। बहरहाल हम इस पर बात करते रहेंगे। और उस पर लास्टली जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये PTI का जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इसी है कि वो अगर अपोजिशन बन के इन लाइन्स पे काम करना शुरू कर देगी तो मुक़्तदर तबके के लिए कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि PTI के अंदर भी जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए हैं और उन तबकों की उन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो इन तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, पर मेरा ख्याल है उनको आके काम करने दिया जाना चाहिए और उनको भी काम करना चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए रऊफ क्लासा को और मुझे इस नोट पे थैंक यू।